अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। डियर स्टूडेंट्स, आज हम सेकेंड ईयर बायोलॉजी में पहला लेक्चर पढ़ते हैं होम्योस्टेसिस। होम्यो मीन्स सेम एंड स्टेसिस मीन इन्वायरमेंट ऑफ द बॉडी। इस इन्वायरमेंट को हम बॉडी की कंडीशंस भी कह सकते हैं। सपोज दिस इज एन ऑर्गेनिज्म, ये है एक जानदार। इस जानदार की बॉडी कि ये एक बाउंड्री है, ब्लैक कलर में जो मैंने शो की है। इस बाउंड्री के बाहर ये इसका एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है। ठीक है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में वाटर, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एटसेट्रा डिफरेंट फैक्टर हो सकते हैं जो कि वाइडली वेरी करते हैं। इसी तरह ये इस जानदार की बॉडी का इंटरनल इन्वायरमेंट है। तो इंटरनल इन्वायरमेंट चूंकि हम कंडीशंस को कह सकते हैं, लिहाजा इन्वायरमेंट, इंटरनल इन्वायरमेंट भी क्या है, डिफरेंट कंडीशंस का एक सेटअप है जो एवोल्यूशनरी हिस्ट्री के जरिए जानदारों को मिला है। उसमें वाटर हो सकता है, टेम्परेचर हो सकता है, हार्मोन हो सकते हैं, ब्लड शुगर लेवल हो सकता है, पीएच हो सकती है, बॉडी के अंदर होने वाले डिफरेंट रिएक्शंस जिनको कि हम मेटाबॉलिज्म कह सकते हैं, वगैरह वगैरह। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसमें हो सकती हैं। अब चूंकि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट जो है उसके अंदर डिफरेंट फैक्टर्स वाइडली वेरिएट करते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा चेंजिंग्स आती हैं, लिहाजा ये चेंजिंग्स इन चेंजिंग्स का जानदार के इंटरनल इन्वायरमेंट में एक इम्पैक्ट जाता है। याद रहे कि इन चेंजिंग्स को चाहे वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में हो चाहे इंटरनल इन्वायरमेंट में हो, फ्लक्चुएशंस कहते हैं। अब इन एक्सटर्नल फ्लक्चुएशंस का इफेक्ट इंटरनल इन्वायरमेंट के ऊपर उतना ही आएगा जितना कि एक्सटर्नली हो रहा है, नहीं बेटा। कंट्रोल सिस्टम क्या करता है, कंट्रोल सिस्टम यानी कि होम्योस्टेसिस क्या करता है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में वाइडली फ्लक्चुएट करते हुए फैक्टर्स के इम्पैक्ट को मिनिमाइज करता है। यानी वाइड रेंज ऑफ फ्लक्चुएशंस जो कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में हैं, इनको नैरो रेंज ऑफ फ्लक्चुएशंस में चेंज करता है। तो ये वर्किंग है होम्योस्टेसिस की। इसी तरह स्टूडेंट्स, अगर इस इंटरनल इन्वायरमेंट को हम देखें तो इसकी भी दो टाइप्स हो सकती हैं। ठीक है, दो टाइप्स होती हैं। एक इंट्रासेलुलर इन्वायरमेंट होता है, यानी विद इन साइटोप्लाज्म या विद इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी सेल के अंदर का इन्वायरमेंट। ठीक है, और इसी तरह जो है सेल्स के बिटवीन भी एक इन्वायरमेंट होता है जो इंटरनल इन्वायरमेंट की एक टाइप होती है, उसको हम एक्स्ट्रा सेलुलर या इंटरस्टिशियल इन्वायरमेंट कहते हैं। अब सपोज करें कि ये एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट इस सेल का एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है, इसमें जो नैरो रेंज ऑफ फ्लक्चुएशंस है, इसका इफेक्ट जब इंट्रासेलुलर इन्वायरमेंट में जाएगा तो क्या हूबहू इफेक्ट इंट्रासेलुलर इन्वायरमेंट में जाएगा, नहीं, बल्कि सेलुलर लेवल पर भी एक कंट्रोल सिस्टम मौजूद होगा, यानी होम्योस्टेसिस मौजूद होगा, जो उस नैरो रेंज ऑफ फ्लक्चुएशन को इंटायरली नैरो रेंज ऑफ फ्लक्चुएशंस में कन्वर्ट कर देगा। इस तरह वो नैरो रेंज जो होगी फ्लक्चुएशंस की, वो सेलुलर लेवल पर उस सेल के लिए काबिल बर्दाश्त होगी, बियरेबल होगी। तो स्टूडेंट्स, अब हमने देखनी है कुछ एग्जाम्पल्स जो होम्योस्टैटिकली जिनकी हम वजाहत करेंगे इन फैक्टर्स के मुतालिक। तो सबसे पहली एग्जाम्पल स्टूडेंट्स जो है वो यहाँ पे है वाटर अवेलेबिलिटी। यानी अगर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में वाटर क्वांटिटी वेरी करती है, बदलती है, तो क्या जानदारों के इंटरनल इन्वायरमेंट में, एक्स्ट्रा सेलुलर में या इंट्रा सेलुलर में भी पानी की क्वांटिटी चेंज होगी? जी हाँ, चेंज होती है। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में वाटर की जो अवेलेबिलिटी है मे बी फ्रॉम अबंडेंट सप्लाई टू ऑलमोस्ट ड्राई कंडीशंस। लेकिन सवाल ये है कि क्या बाहर अगर खुश्क साली हो रही है, पानी बिल्कुल ख़त्म हो रहा है, या बाहर कोई फ्लड की कंडीशन है, तो क्या किसी जानदार की बॉडी में भी इसी तरह ही चेंज आएगी वाटर की कंसंट्रेशन पर, वाटर की क्वांटिटी पर? नहीं, बिल्कुल नहीं। होम्योस्टैटिकली होम्योस्टेसिस जितना अलाउ करेगा उस वेरिएशन को, उतनी वेरिएशन बॉडी के इंटरनल इन्वायरमेंट या एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट या इंट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट में आएगी। ठीक है, एज सच वेरिएशन या एज सच तब्दीली एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की तरह बॉडी के अंदर होम्योस्टेसिस नहीं होने देगा। ठीक है, यानी वाटर क्वांटिटी हर जानदार की इस बात को डिसाइड करती है कि उसके इंटरनल इन्वायरमेंट के अंदर हर फैक्टर जो है वो एक नॉर्मल लिमिट में या अपने एक नॉर्मल सेट पॉइंट में पाया जाता है। अब वाटर जो है, वाटर भी हर जानदार की बॉडी के अंदर उसकी नॉर्मल सर्वाइवल के लिए
एक ख़ास मिकदार में होता है। ये जो लाइन है, ये लाइन, इसको आप नॉर्मल लाइन कह लें कि यहाँ पर पानी की एक क्वांटिटी होगी जो उस जानदार को नॉर्मली सरवाइव करने में हेल्प करेगी। अगर पानी इस नॉर्मल क्वांटिटी से इंक्रीज करता है तो जानदार उस एक्स्ट्रा वाटर की वजह से स्ट्रेस में मुब्तला हो जाएगा, यानी नॉर्मल नहीं रहेगा। तो होम्योस्टेसिस क्या करेगा उस सूरत में? उस एक्स्ट्रा वाटर को बॉडी से रिमूव करवा के अगेन उस नॉर्मल क्वांटिटी को मेंटेन करवाएगा ताकि जानदार नॉर्मली सर्वाइव कर सके। इसी तरह इसके बरअक्स अगर वाटर नॉर्मल क्वांटिटी से डिक्रीज होता है तो देन भी क्या होगा, जानदार को प्यास लगेगी, यानी कि वो स्ट्रेस में आएगा। तो स्ट्रेस को दूर करवाने के लिए होम्योस्टेसिस क्या करेगा, जानदार को प्यास की शक्ल में किसी स्ट्रेस में मुब्तला करेगा ताकि जानदार जो है ना वो वाटर को ड्रिंक करे या वाटर को इंटेक करे, ताकि उसकी बॉडी के अंदर पैदा होने वाला वो स्ट्रेस मिनिमाइज हो और वाटर की क्वांटिटी जो है ना वो नॉर्मल बरकरार हो जाए। ठीक है, तो इस तरह से ये जो है ना एक एग्जाम्पल है, ठीक है, होम्योस्टेसिस की वर्किंग को एक्सप्लेन करने के लिए। इसी तरह स्टूडेंट्स दूसरी एग्जाम्पल यहाँ पे टेम्परेचर की ली जाती है। टेम्परेचर, अगर हम ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर की बात करें तो ह्यूमन बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर है, जिसको कि हम सेट पॉइंट भी कह सकते हैं, वो है 37.6 सेल्सियस, यानी 37.6 सेल्सियस पे ह्यूमन जो है ना वो नॉर्मली सर्वाइव करेंगे। उनकी बॉडी के जो एंजाइम्स होंगे, ठीक है, वो ऑप्टिमम लिमिट में जाकर वर्किंग कर रहे होंगे, तो इस पे ह्यूमन जो है ना वो बिल्कुल नॉर्मल होंगे। लेकिन अगर गर्मी की वजह से बॉडी का टेम्परेचर एक्सीड करता है, बढ़ता है, तो डेफिनेटली ह्यूमन जो है ना वो स्ट्रेस में आ जाएगा, परेशानी में आ जाएगा। तो अब दोबारा से नॉर्मल की तरफ लौटने के लिए उस ह्यूमन की बॉडी का जो होम्योस्टेसिस होगा, ठीक है, वो उसकी बॉडी के अंदर कूलिंग मैकेनिज्म को एक्टिव करेगा। उस कूलिंग मैकेनिज्म की वजह से क्या होगा, वो जो टेम्परेचर में इजाफा हुआ था, ठीक है, वो अगेन क्या होगा, टेम्परेचर में कमी हो जाएगी। कहाँ तक कमी होगी? नॉर्मल लिमिट तक कमी होगी। इस तरह स्टूडेंट्स, अगर सर्दी की वजह से बॉडी का टेम्परेचर क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, उसमें कमी आ जाती है, तो डेफिनेटली फिर भी जानदार क्या होगा, फिर भी ह्यूमन क्या होगा, स्ट्रेस में मुब्तला होगा। इस सूरत में उसको स्ट्रेस से निकालने के लिए उस ह्यूमन की बॉडी का जो होम्योस्टेटिक सिस्टम है वो क्या करता है, उसकी बॉडी में हीटिंग मैकेनिज्म को ऑन करवाता है। हीटिंग मैकेनिज्म से क्या होगा, एनर्जी प्रोड्यूस होगी, हीट प्रोड्यूस होगी, और उसकी बॉडी के टेम्परेचर में जो कमी आई थी उसको बढ़ाकर नॉर्मल लिमिट तक मेंटेन कर दिया जाएगा। तो इस तरह से क्या है, ये होम्योस्टेसिस क्या कर रहा है, उसके नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने में हेल्प कर रहा है। तो स्टूडेंट्स, ये हैं दो एग्जाम्पल, ठीक है, जिनके ज़रिए हम होम्योस्टेसिस की वजाहत कर सकते हैं। नेक्स्ट है वर्किंग ऑफ होम्योस्टेसिस, ये इंशाल्लाह हम कल के लेक्चर में पढ़ेंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह।